नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने। आज हम बात जो करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले 25 जुलाई को रिज़ल्ट आया था UGC नेट का। मैं हिस्ट्री से हूँ तो मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। ठीक है, UGC नेट का रिज़ल्ट आया था और UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है। फर्स्ट साइकिल होता है अपना जून में और सेकंड साइकिल होता है अपना दिसंबर में। लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था उसमें ये साइकिल बिगड़ा। लास्ट ईयर का जो दिसंबर 2022 वाला एग्ज़ाम था वो फरवरी में हुआ था, लेकिन ये जून वाला है वो बिल्कुल टाइम पर हुआ है। 16 जून को ये कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल टाइम पर आ गया, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। अब जो सेकंड साइकिल आपका रहेगा वो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दिसंबर का एग्ज़ाम, जिसमें हमारा अप्रॉक्स 5.5 से 6 महीने का टाइम रह गया है। उस एग्ज़ाम की हम क्या स्ट्रेटजी रखें, क्या प्लानिंग रखें, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करें, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में मुझे उम्मीद से बढ़कर मुझे रिज़ल्ट मिला। 100 परसेंटाइल में मार्क्स मेरे आए और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 100 परसेंटाइल मार्क्स आए मेरे। अब मेरे पास में काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने कैसे पढ़ाई करी, कौन कौन सी बुक्स को आपने फॉलो किया। और मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट करें। मैं सारी चीज़ों को, हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हों, हो सकता है वो चीज़ें आपको ज़्यादा सही नहीं लगती हों। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने फॉलो करी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, उन सारी चीज़ों का एक मुझे निचोड़ तैयार करना था। आपके लिए बताना था कि आप कितना लिमिटेड मैटर लेकर के चलें, जिससे कि आप लिमिटेड टाइम में और अपना जो स्ट्रेटजी है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो आज जो अपना उद्देश्य है वो यही है कि अपन क्या स्ट्रेटजी रखें, हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। आपको जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 10 पॉइंट तैयार किए हैं। 10 पॉइंट किस लिए कि आपकी एग्ज़ाम के लिए क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिया है वो लिया है मेकिंग अ गोल, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ की आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो उसके लिए आपने क्या किया है, सबसे पहले अपना एक गोल सेलेक्ट किया है। वो आपने क्या किया है, हम जो बात कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं नेट JRF के बारे में। ठीक है, अब इस नेट JRF में हम थोड़ा सा क्लियर ये कर लें। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि नेट क्या है, JRF क्या है, कि हमें कौन सा करना चाहिए, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। ये सारी चीज़ें बच्चे के माइंड में रहती हैं। उन सारी क्वेश्चंस के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। आपको स्ट्रेटजी से लेकर और क्या क्या आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से आपको नोट्स पढ़ने चाहिए, किसको आपको फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा सबसे मेन जो क्वेश्चन रहता है वो नेट और JRF के बारे में रहता है। नेट क्या है और JRF क्या है। तो इसमें जो आपको नेट मिलता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और JRF है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब नेट से क्या मिलता है हमें, नेट से हम एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। जैसे MA के बाद में हमें नेट क्लियर करना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसको टेस्ट को पास करने के बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा हम किसी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं, यानी कि आप PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमें मिलता है नेट से। अब JRF क्या वाला है, JRF से हमें क्या मिलेगा, JRF है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपने स्कॉलरशिप का नाम तो सुना ही होगा, तो स्कॉलरशिप का दूसरा ही नाम हो जाता है आपका फेलोशिप। ठीक है, यानी कि आपने नेट और JRF दो हर्डल्स होती हैं। आपने एग्ज़ाम दिया 300 मार्क्स का, जिसमें से अप्रॉक्स 180 पर आपकी कट ऑफ चलेगी नेट की और 200 पर कट ऑफ जा रही है आपकी JRF, यानी कि एग्ज़ाम एक है लेकिन इसमें दो हर्डल बना दिए, पहला नेट और दूसरा JRF। आपने 180 से अब 200 के बीच में लेकर के आए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कट ऑफ हर बार अलग रहती है, हर सब्जेक्ट की अलग होती है, हर फर्स्ट पेपर की अलग, सेकंड की अलग होती है। ठीक है, आप उस चीज़ों को देख करके चलें।
तो 180 और 200 का जो डिफरेंस है जैसे 20 नंबर का, आप इस 20 नंबर और लाने के बाद में जीआरएफ क्रॉस करेंगे। और जीआरएफ से क्या होगा, जीआरएफ से आपको जब भी आप पीएचडी करोगे, आपका 3 से 5 साल का जो टेन्योर रहता है पीएचडी का, उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है पर मंथ, जो कि 35 से 45 तक वेरी करती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्या किया, आपने एक अपना गोल फाइनल किया जो आपका क्या है, नेट जीआरएफ है। आपको नेट जीआरएफ क्लियर करना है। और सबसे नियरेस्ट जो आपका नेट जीआरएफ है फिलहाल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के, दिसंबर 2023 का है। जून 2023 का रिजल्ट आ चुका, जिसमें आपके भाई को 100 परसेंटाइल मिले, ठीक है। 100 परसेंटाइल मैंने प्राप्त किए फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में भी। अब मैंने भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी, मैंने किसी मेंटर को फॉलो किया होगा, मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी। तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को आपके लिए बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आप अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकें, ठीक है। एक चीज़ और होती है इसमें, परसेंटाइल और परसेंटेज, उसकी भी किसी दिन बात कर लेंगे अपन बैठ के। तो आपने पहले गोल फाइनल कर लिया अपना। उसके लिए आपके पास टाइम कितना बच रहा है, आपके पास 6 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। आप आज 1 अगस्त में हम बात कर रहे हैं और दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है आपके लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा। तो 6 मंथ आपके पास हैं। 6 मंथ में आपको ऐसा क्या किया जाए, क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि आप इस गोल को अचीव कर सकें। तो आपने सबसे पहले गोल बनाया, आपके पास 6 महीने का समय है और आपको एक स्ट्रेटजी बना करके, एक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी है। तो उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग है। आपने जो बिजनेस होते हैं उससे रिलेटेड टर्म सुनी होगी आपने, माइक्रो बिजनेस, मैक्रो बिजनेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई 1 डे की प्लानिंग करी, 1 डे की प्लानिंग करने की, आज का जो दिन है उसमें मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक कवर करना है, ठीक है। आपने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से आपने स्टार्ट किया, फिर आपने एक प्लानिंग करी कि हम 7 डे प्लानिंग करते हैं कि 7 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री का, जैसे मौर्य साम्राज्य है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर कोई गुप्त साम्राज्य है, इसको हमको क्या करना, 7 दिन में कंप्लीट करना है। 7 दिन में इसकी जो भी कला संस्कृति है, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, सारे इसके कवर करने हैं। ये हमने 7 डे की प्लानिंग बना ली। अब इसमें एक तो ये आपकी 1 डे की प्लानिंग, एक हुई आपकी 7 डे की प्लानिंग, एक हुई आपकी 6 मंथ की प्लानिंग, ठीक है। आपके पास टोटल 3 प्लानिंग है। 6 मंथ वाली आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी है। दूसरी आपकी मैक्रो है, जो कि 1 डे की प्लानिंग है, उसको कहेंगे मैक्रो प्लानिंग। और जो कि 7 डे की प्लानिंग है, उसको क्या कहेंगे, माइक्रो प्लानिंग। इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन करना है कि आपको 1 डे में, जैसे आपने एंशिएंट उठाया, एंशिएंट में आपका 1 डे का हिसाब से अपने पहले टाइम टेबल बना रखा है कि उस दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 7 डेज में मुझे इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये आपकी माइक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग है, ठीक है। फिर हम आते हैं स्ट्रेटजी, प्लानिंग और प्रैक्टिस पर। स्ट्रेटजी आपने बनाई कितने, 6 महीने की। 6 महीने की में आपकी जो भी प्लानिंग है, आपने वो सारी चीज़ें राइट डाउन कर ली। आपने कोई भी पेज लिए, उन पर आपने टॉपिक वाइज सारी चीज़ लिख ली, इसके लिए मुझे इतना टाइम देना है। और मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। और आपके लिए सबसे जो मेन चीज़ इसमें रहेगी वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आपने टाइम टेबल तो बना लिया, उसमें सारे टॉपिक्स लिख लिए, किसके लिए मुझे कितना टाइम देना है, कितने दिन देने, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाए तो आप कोई सा भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने टाइम टेबल स्ट्रेटजी बनाई है 6 मंथ की, उसमें माइक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग्स डाली हैं, तो उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके अलावा एक आता है सेल्फ एवोल्यूशन। ये होता है एक आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आत्मनिरीक्षण यानी कि जो आप 1 दिन की या 7 दिन की प्लानिंग में जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सर आप घास काटते हुए जा रहे हैं कि आपको बस कवर करना है कि हमने तो भाई टाइम टेबल में लिखा हुआ था, आज मुझे ये लिख करना है, आज मुझे कल ये टॉपिक करना है। आप चावल 1 दिन के लिए, 1 दिन की जगह 2 दिन की प्लानिंग बना लो एक टॉपिक के लिए, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो आपके 90% आप उसको ग्रहण करने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपको आत्मनिरीक्षण करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपने कितना ग्रहण किया, कितना एक्सेप्ट किया और कितनी चीज़ें आपसे छूट गई। तो ये आपको क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको वर्क थ्रू प्रेशर, यानी कि आप उस चीज़ का कितना लोड अपने ऊपर ले रहे हो, कितना आप उस चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब वर्क थ्रू प्रेशर यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के टाइम पर आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है कि भाई ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, ये टाइम निकल गया तो हम क्या करेंगे। तो
तो हर किसी के ऊपर एक स्वाभाविक दबाव आता ही है। अब उस फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और जो आपकी मेंटल हेल्थ है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है ये, आपका शरीर और जो मस्तिष्क है, जो आपका माइंड है वो क्या है, स्वस्थ है। अगर आप शरीर से और मस्तिष्क से शुद्ध नहीं हो तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका शरीर फिट है, आप अच्छा खान पीन रख रहे हैं, आप एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करेगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको एक मन लगेगा पढ़ाई में, और आप क्या रहेंगे, बिल्कुल ताज़ा तरोताज़ा रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके फिजिकल और जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देना। उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है। एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, इन चीज़ों से आपका एकाग्रता बढ़ती है पढ़ाई में। दूसरा, आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, आपके भाई हैं, कोई बहन है, या फिर आपका कोई दोस्त है जिसने किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, जो किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हो, आपके जो भी जानकार हैं, आप उन लोगों से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही, उनका पढ़ने का क्या तरीका है, हो सकता है उनका तरीका आपसे अच्छा हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स के साथ बैठें, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना तैयार रखें। और अपने कोई फ्रेंड्स हैं अच्छे, उन लोगों से भी बात करें। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में लग गए तो आपने सबसे बिल्कुल कट आउट कर लिया, आपके घर के दरवाजे बंद कर लिए, किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं है, तो आप खुद ही अपने आप में इतने ज़्यादा तनाव में चले जाओगे, तो एग्ज़ाम होने से पहले ही आप मतलब शायद उस चीज़ से टूट जाओ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस तरह से कट आउट होकर के किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। मेरे हिसाब से अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपना बढ़िया रखने के लिए अपने शरीर पर भी थोड़ा ध्यान दें, अपने खान पान पर, दिनचर्या पर ध्यान दें। उसके अलावा सब लोगों से बातचीत करें, बिल्कुल हंसमुख माहौल में रहें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट 7 पॉइंट जो है अपना, वो है मेकिंग नोट्स। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो आप कोचिंग ले रहे हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स से क्या होता है कि जब आपके पास में बहुत कम टाइम रह जाता है एग्जाम के लिए, तो आप उन नोट्स से उस चीज़ को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपने पढ़ने में 5 महीने का टाइम दिया, उसको आपको 1 महीने में 3 या 4 बार कम से कम रिवाइज करना है, तो वो किस चीज़ से हो पाएगा, यानी कि जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनसे हो पाएगा। अब उसमें हमें ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं रखते हैं, वो रखने बिल्कुल शॉर्ट रखने हैं। शॉर्ट में भी हमें फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। यानी कि कोई भी आपको क्लासिफिकेशन किसी भी टॉपिक का करना है तो फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर कर सकें रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पा रहे हो, आप कितनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन होती है। तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जो रिवाइज करते टाइम में आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार उनको जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, एक चीज़ आपने 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ा, उससे अच्छा है कि आपने एक चीज़ को 10 बार पढ़ा हो, वो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें आपको रिवीजन मैंने बता ही दिया। इसके अलावा होता है ऑनलाइन टेस्ट। आप किसी भी अच्छे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, ठीक है, आप MCQs, PYQs पढ़ें। इसके अलावा मार्केट में अच्छी पब्लिकेशन की बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, जो टॉपिक वाइज वो निकाल करके रखते हैं फिल्टर्ड। ठीक है, आप उन चीज़ों को लेकर के आएँ, आप उनको फॉलो करें। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को डेली लगाएं और एक ऐसा टाइम टेबल रखें, जैसे आपने दिन में 8 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है पढ़ने के लिए, उसमें 6 घंटे तो आपने क्या पढ़ लिया, जो आपकी वनडे की प्लानिंग है, आपने उस प्लानिंग को फॉलो किया। उसके अलावा 2 घंटे का जो आपने टाइम है वो आप किसके लिए दे रहे हो, वो 2 घंटे का टाइम उसके लिए दे रहे हो, यानी कि जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है, टॉपिक पढ़े हैं, आप उसके लिए उस टाइम को दे रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करें। नेक्स्ट आता है कोचिंग का रोल। प्रत्येक बच्चे के मन में ये चीज़ रहती है कि सर हमें कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करें, क्या करें। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देखो, कोचिंग का जो रोल है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोचिंग का रोल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करता रहता है टाइम टू टाइम। जो भी आपका मेंटोर है, आपके गुरु हैं, वो आपको क्या है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के लिए आपको क्या है, बार बार उस सिलेबस को रिवाइज कराते रहते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस को थोड़ा बार बार पढ़ते हुए रहना चाहिए, कि यानी कि हमें कौन से टॉपिक में कितनी चीज़ें कवर करनी है। मेन चीज़ क्या है कि टॉपिक में सिलेबस में हमने किन चीज़ों को लेना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। हमारे सामने कोई ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है, उस ग्रंथ को हम पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस में उस ग्रंथ में कौन सी जगह से पूछा हुआ है,
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आपको नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो कोचिंग का रोल यही होता है कि वहाँ से आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, आपका एक शेड्यूल बना रहता है फिक्स कि आपका भाई आपको कुछ भी कर रहे सही, आपने 6 घंटे या 4 घंटे क्लास ले ली, तो यानी कि आपको जो डेली का टास्क है ना उसमें से आपके 4 घंटे का तो ये काम हो ही गया कि आपने क्लास ली है। आपने उसमें से कितना ग्रैंड किया नहीं किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका एक फिक्स शेड्यूल चल रहा है कि आप 4 घंटे तो आपकी क्लास चली रही है, उसके अलावा 4 घंटे आप क्या कर रहे हो, हाँ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो कोचिंग का भी बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, टाइम टू टाइम आप उसमें अपडेट रहते हैं, सिलेबस को अपडेट मिलता रहता है, मोटिवेशन आपको मिलता रहता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा उनका जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो आप जैसे बच्चों को हर बार पढ़ाते हैं, अलग अलग बैच उनके बनते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस का लाभ भी हमें मिलता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आपकी लाइन आती है वो है क्या, कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने जो भी कुछ आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको कंसिस्टेंट फॉलो करते रहें, आप उसमें ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है। अगर आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है, चाहे बोलिए आप 6 घंटे पढ़ें, चाहे बोलिए आप 4 घंटे पढ़ें, लेकिन उस चीज़ को क्या करना है, आपको लगातार फॉलो करना है, उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका एक स्ट्रेटजी आपको किस प्रकार से बनानी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा आता है वो आता है बुक्स का। प्रत्येक बच्चे का कंसर्न ये है कि सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें। 25 को मेरा रिजल्ट आया, 25 को रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों को पता लगा कि मेरा 100 परसेंटाइल के साथ में नेट निकला है, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर आपने क्या पढ़ा है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और आप जो बुक बताओगे हम तो उनको ही पढ़ेंगे। देखो सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका बुक्स देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन फिर भी जब बच्चों की इतनी डिमांड है तो मैं वो कुछ चीज़ें जो चुनिंदा जो मैंने पढ़ी मैं उनको लेकर के आया हूँ आपके सामने, वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। बुक लिस्ट में सबसे पहले हमें देखना है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और हिस्टोग्राफी, ये आपका टोटल हिस्ट्री पार्ट है पेपर सेकंड का, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से। एक है सौरभ चौबे, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है सौरभ चौबे की एंशिएंट हिस्ट्री, और एक आती है परीक्षावाणी, ठीक है। आप इनको पढ़ें। इसके अलावा अगर एक बुक और आती है पप्पू सिंह प्रजापत, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापत में इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। आपको लिमिटेड टाइम में लिमिटेड मैटर पढ़ना है और उस चीज़ को हमें बार बार पढ़ना है, तो ऐसी चीज़ें पढ़ो कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स हो लेकिन उसको हम बार बार रिवाइज कर सकें। हम 10 चीज़ अगर लेकर के बैठ जाए उनको एक एक बार भी नहीं पढ़ पाए, उससे अच्छा है कि हमने 1 या 2 चीज़ें पकड़ी और उनको क्या किया, लगातार फॉलो किया, उनको रिवाइज किया कई बार, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा सौरभ चौबे की बुक आती है मध्यकालीन भारत की, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो 2 बुक ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, आपके जो फैक्ट चेक हैं और यानी कि सारी डिटेल जो बुक है वो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है आपकी, उसमें आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन परीक्षावाणी और बिपिन चंद्र ये 2 बुक ऐसी हैं जिनमें आपको लिमिटेड मैटर मिलेगा और सफिशिएंट मैटर मिलेगा। तो आप इन दोनों बुक्स को फॉलो कीजिए, और आपको कोई भी फैक्ट चेक वगैरह कुछ भी ये चीज़ें देखनी है तो आप स्पेक्ट्रम को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में 6 महीने से ज़्यादा टाइम है, 1 साल है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप तीनों बुक पढ़ लीजिए, आपसे कुछ छूटेगा ही नहीं, आपके पास टाइम है तो। मैं जो बता के चल रहा हूँ वो 6 मंथ की स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें जो लास्ट आता है वो है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी बहुत सारे टीचर्स जो ऑनलाइन आजकल क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें मैं विकास नोटियाल सर की एक बुक आती है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ही सटीक मैटर पूरा दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, और आप वहाँ से हिस्टोग्राफी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की यानी ओपन की जो बुक आती है एमए की बुक आती है हिस्टोग्राफी की, आप उस बुक को भी फॉलो करके अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छा मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बुक रिकमेंड कर दी। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में आपके 8-10 टॉपिक रहते हैं, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचर शिक्षण अभिवृत्ति है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये बहुत काफ़ी 8-10 इसमें टॉपिक रहते हैं। उसके लिए 2 बुक्स हैं अपने पास में, आप इसमें से कोई सी भी एक बुक, चाहे केवीएस मदान या जो पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, या फिर दूसरी आती है दृष्टि की पेपर फर्स्ट की जो बुक आती है, आप इस दोनों में से किसी भी एक बुक को फॉलो
कर सकते हैं। दोनों बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप दृष्टि भी ले आएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवीएस मदान ले आएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बुक का चुनाव करना है। जो भी मैंने 2 या 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से बुक का चुनाव आपको ही करना होगा। आपको ही उनके मैटर का मैच करना होगा कि किस में क्या दे रखा है। आपको अपने अकॉर्डिंग ही ये चीज़ फाइनल करनी होगी। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि आप सौरभ चौबे पढ़ लो, आपको कुछ और नहीं पढ़ना। ये मेरा इलेक्शन था कि मैंने कौन से टीचर की बुक को, ऑथर की बुक को पढ़ा, मुझे ऑथेंटिसिटी किस में ज़्यादा लगी, मेरे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे क्या सही लगा। और हो सकता है कि आप किसी और की पढ़ें। काफ़ी ऑथर्स की बुक अच्छी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है मैंने उनका नाम नहीं लिया तो वो बुक अच्छी नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक लिमिटेड सोर्स पकड़ो जिससे कि आप इस चीज़ को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको अपनी बुक्स का वो दिखा देता हूँ एक बार। ये है आपकी स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, सौरभ चौबे। एक ये आधुनिक भारत के बुक परीक्षावाणी, ठीक है। आधुनिक भारत की एक और ला रखी है मैंने, बिपिन चंद्र, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मध्यकालीन के लिए ये है सतीश चंद्रा की। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो है वो स्पेक्ट्रम की है, ऐतिहासिक मानचित्रावली। यानी कि आप जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हों, चाहे स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे किसी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप जब किसी भी साम्राज्य के बारे में, चाहे गुप्त साम्राज्य हो, प्रतिहार हो, चालुक्य हो, किसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक तरीके से पूरा ये मिल जाता है। जैसे हम ये सल्तनत काल के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो इसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट ये पता लगता है कि कौन सी जगह पर कौन से राज्य का प्रादुर्भाव है, उनका एरिया कितना है, वो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाती है। यानी कि आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज उसका मिल जाता है। इसके अलावा एक बुक आप देखेंगे, आप हंसेंगे, ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है। और देखो मैंने आपको किस हिसाब से इस बुक को पढ़ा है, यानी कि एक एक चीज़ खोल करके मैंने इसकी रख ली, तब मैंने इस बुक को पढ़ा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये फर्स्ट बुक आपकी है केवीएस मदान की। मेरे हिसाब से मैटर कंप्लीट आपका हो गया है। तो इन चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने बहुत एक प्यारी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें मेरे साथ में जो मेरे मेंटोर हैं रोहित सर, वो बैठे हुए थे। रोहित सर और उनका मैं बहुत प्रिय शिष्य रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैंने उनके निर्देशानुसार, उन्होंने जो मुझे नोट्स अवेलेबल करवाए, उनके अकॉर्डिंग मैंने डिजिटल नोट्स हैं वो तैयार किए हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। अब इसको देखा फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा क्लासिफिकेशन करके इस प्रकार से इन नोट्स को मैंने तैयार किया खुद को अपने हाथों से, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखेंगे, जैसे ये इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो पहला जीवाश्म है, ठीक है, उसका मैंने इसमें डायग्राम बनाया है। इसके अलावा ये जो होमो एविलस की कपाल की प्रतिकृति है, फोरेंसिक पुनर्रचना है, तो इन चीज़ों को मैंने इसमें डाला है। यानी कि आप जब इस हिसाब के नोट्स पढ़ोगे या फिर सेल्फ नोट्स इस प्रकार के बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थोड़ा सा पेचीदा मैटर होता है, आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम लगता है कि बुक्स में से आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इस प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए मैं सारे डायग्राम वगैरह यूज़ करके इन नोट्स को मैंने तैयार किया है। आप कोई भी चीज़ इसमें आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कुछ भी छूट रहा हो। कई बुकों का निचोड़ लेकर के इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है, ठीक है। तो जो भी कोई इच्छुक हो, अपना टेलीग्राम का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको टाइम टू टाइम काफ़ी अपडेट से देता रहूँगा। और एक चीज़ और मैं थोड़ी क्लियर कर दूं कि मैं अभी किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई बहुत बाकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ हूं। तो आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। किसी भी चीज़ में बिना भटकाव के सटीक रणनीति को फॉलो करते हुए, अच्छे मेंटर का इलेक्ट करते हुए
आप अगर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।